हेलो गाइस, वेलकम टू WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे पेंडेमोनियम। अच्छे काम करो तो आप स्वर्ग में जाओगे, ऐसी बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपको इन बातों पर यकीन है? क्या आपको हेल और पैराडाइज वाली बातें सच्ची लगती है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हेल में राक्षस और हेवन में एंजल्स रहते हैं? तो आज की कहानी भी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जिसे मौत के बाद आफ्टर लाइफ पर बिलीव नहीं होता, पर क्या वो अपनी उन गलतियों से बच सकता है जो उसने अपनी लाइफ में की है? इन सब सवालों के जवाब हमें आज मिलेंगे आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम नैथन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि उसकी कार का एक्सीडेंट एक बाइक से होता है, लेकिन नैथन को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी हुई होती है और वो कार के बाहर खड़ा होता है। नैथन की जान बच गई थी, इसलिए वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक और आदमी दिखाई देता है। वो आदमी नैथन से कहता है कि क्या तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो? जिस पर नैथन कहता है कि वो अब जिंदा है और तुम फालतू बातें क्यों कर रहे हो और तुम हो कौन? जिस पर वो आदमी कहता है कि वो डैनियल है और वो उस बाइक पर था जिससे नैथन की कार टकराई थी। नैथन देखता है कि डैनियल को कोई भी चोट नहीं लगी थी और वो बिल्कुल ठीक है। ये सब देखकर नैथन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पर डैनियल नैथन से कहता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो दोनों आफ्टर लाइफ में हैं। ये सुनकर नैथन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं अभी भी इंसान हूँ और सब कुछ महसूस कर सकता हूँ। डैनियल अपनी बात को प्रूफ करने में कार के अंदर से एक बॉडी को निकालता है जो सच में नैथन की होती है। अपनी बॉडी देखकर नैथन सोचता है कि अगर मेरी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाया जाए तो शायद मैं जिंदा हो जाऊं। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है। नैथन उस आदमी को कहता है कि उसकी बॉडी को हॉस्पिटल ले जाए। वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलता है और नैथन की बॉडी के पास जाता है, लेकिन वो वहाँ पर नैथन की बॉडी में से उसका पर्स निकालकर अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। असल में वो आदमी नैथन और डैनियल को ना ही देख पा रहा था और ना ही सुन पा रहा था, क्योंकि वो दोनों अब आत्माएं बन चुके थे। कुछ देर बाद वहाँ पर दो दरवाजे खुलते हैं। तभी वहाँ पर डैनियल को एक सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई देता है, लेकिन नैथन को लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। दोनों आवाजें अलग अलग गेट से आ रही होती है। तभी वहाँ पर डैनियल नैथन से पूछता है कि क्या तुमने अपनी जिंदगी में किसी को जान से मारा है? नैथन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में ये पता चलता है कि नैथन की बीवी बहुत बीमार थी, इसलिए उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया था। नैथन हेल के दरवाजे से आने वाली चीखों से डर जाता है और हेवन के दरवाजे से जाने की कोशिश करता है। अब डैनियल नैथन को अलविदा कहता है और खुद हेवन के दरवाजे में जाने लगता है, लेकिन डैनियल वहाँ पर जा नहीं पाता, वो वापस वहीं आ जाता है। ये देखकर नैथन उसका मजाक बनाता है। अब ये दरवाजा ना ही नैथन और डैनियल के लिए खुला था, तो सवाल ये बनता है कि ये दरवाजा आखिर खुला क्यों था? तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची अपने पेरेंट्स को ढूंढ रही होती है और वो लड़की नैथन और डैनियल को देख पा रही थी। इसका मतलब ये है कि वो लड़की भी मर चुकी है। तभी वहाँ पर डैनियल को याद आता है कि जब उसकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था तभी वो लड़की वहाँ पर खड़ी थी। डैनियल को ऐसा लगा था कि वो बच गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी मारी गई थी। नैथन उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है? तब वो बच्ची कहती है कि हाँ, मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है। डैनियल उस बच्ची को गेट की दूसरी तरफ भेजने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोने लगती है। तभी नैथन उस बच्ची को उठाकर गेट के दूसरी तरफ फेंक देता है। गेट के उस पार जाते ही वो लड़की गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर हेवन का गेट भी बंद हो जाता है। अब नैथन और डैनियल को हेल के गेट के पार जाना होता है। तभी वहाँ पर नैथन डैनियल को हेल के गेट के पार धक्का दे देता है और खुद आसमान में देखकर चिल्लाने लगता है। वो कहता है कि उसकी वाइफ बीमार थी, इसलिए उसने उसको मारा था, वो हेल जाना डिजर्व नहीं करता है। तभी वहाँ पर भी एक भयानक राक्षस आ जाता है और नैथन भी हेल के दरवाजे के अंदर चला जाता है। हेल के गेट के अंदर जाने के बाद नैथन एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर पूरा आसमान काला होता है, बिजली गड़क रही होती है और चारों तरफ लोगों की लाशें पड़ी हुई होती है। तभी नैथन वहाँ पर एक छोटी सी बच्ची की लाश के पास जाता है। उसकी लाश के पास जाने पर वो उसकी कहानी को महसूस करने लगता है। अब हमें ये दिखाया जाता है कि एक बड़ा महल जैसा घर, जहाँ पर वो
छोटी सी बच्ची रहा करती थी। उस लड़की का नाम चीन होता है और हम यहाँ पर ये देखते हैं कि उस लड़की के पेरेंट्स उससे डरते हैं क्योंकि वो बच्ची नॉर्मल बच्चों जैसी नहीं थी। उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाते हैं, जहाँ पर चीन डॉक्टर को ये बताती है कि कैसे उसने चिड़िया के बच्चों को बेरहमी से मार दिया था। चीन ये भी बताती है कि कैसे उसने अपनी छोटी बहन को पेन से मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। और वो ये भी कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी मार देना चाहती है क्योंकि वो लोग उससे डरते हैं। कहानी आगे बढ़ती है तो एक दिन हम देखते हैं कि चीन नाश्ता कर रही होती है और उसके तभी पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो हॉल में मर चुके होते हैं। उसके बाद चीन किचन में जाती है, ब्रेड और जैम लगाकर वो बेसमेंट में लेकर जाती है। चीन अपने घर के बेसमेंट में टोनी नाम के एक आदमी को पुकार रही होती है। तभी वहाँ पर एक अजीब से दिखने वाला आदमी आता है जिसकी पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही होती है और वो बहुत ही गंदा दिख रहा होता है। चीन उसको खाना देती है और पूछती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को क्यों मारा, जिस पर टोनी कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब घर में चीन और उसकी छोटी बहन क्लोई के अलावा कोई नहीं होता, इसीलिए वो टोनी को घर के ऊपर चलने के लिए कहती है। अब टोनी कौन है और वो कहाँ से आया है वो हमें आगे पता चलेगा। चीन टोनी को ऊपर लेकर आती है, उसे बाथरूम में लेकर जाती है और उसे नहाने के लिए कहती है। टोनी ने ना तो कभी सूरज देखा होता है ना ही कभी नहाया होता है, इसलिए वो सब कुछ चीन से पूछ कर करने लगता है। नहाने के बाद चीन टोनी को घर के ड्राइंग रूम में ले जाती है जहाँ पर उसके पेरेंट्स की डेड बॉडी होती है। चीन और टोनी यही सोच रहे होते हैं कि इन डेड बॉडीज का क्या किया जाए। तभी वहाँ पर चीन को एक आइडिया आता है और वो अपने घर में एक ड्रामा करती है जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी को ऑडियंस में रख देती है और फिर वो बताती है कि जब वो सुबह सोकर उठी तब उसे किसी ने भी ब्रेकफास्ट नहीं दिया और जब वो हॉल में आई तो उसने देखा कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ये बोलकर वो बहुत हंसती है। फिर वो वहाँ पर टोनी को लेकर आती है और उसे कहती है कि वो एक कल्प्रिट है। टोनी कहता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैं एक अंधेरी जगह से आया हूँ जहाँ से चीन उसको लेकर आई है, उसके अलावा उसको कुछ भी याद नहीं। उसके बाद चीन उसे फांसी लगा देती है और शो वहीं पर खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों चीन के पेरेंट्स की डेड बॉडी को उनके बेडरूम में रखने का फैसला करते हैं। टोनी चीन के पेरेंट्स की डेड बॉडी को बेडरूम के अंदर लाई रहा होता है, तब वहाँ पर चीन अपने पेरेंट्स के बेड पर लेटकर गाना गा रही होती है और वो ये कह रही होती है कि अब वो जो चाहे वो कर सकती है। तभी सीन पास्ट में जाता है कि कैसे रात में चीन अपने पेरेंट्स के कमरे में गई और उसने उनको मार डाला। डेड बॉडीज को बेडरूम में रखने के बाद चीन और टोनी डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेड जैम खाने लगते हैं। वहाँ पर हम ये देखते हैं कि टोनी खुद को मिरर में नहीं देख पाता है। तभी वहाँ पर गेट में कोई आता है और चीन दरवाजा खोलती है। वापस आकर वो टोनी को आवाज देती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। लेकिन फिर जब वो एक कमरे में देखती है तब वो देखती है कि टोनी उसके पेरेंट्स की बॉडी को खा रहा होता है। दरअसल चीन को ब्लैक मैजिक आता है और इसी ब्लैक मैजिक से उसने टोनी को बनाया है और इसी वजह से टोनी अपने आप को मिरर में नहीं देख पा रहा था। आगे हमें एक भयानक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चीन पूरे खून से सनी होती है और वो अपने टॉयज को जला रही होती है। तभी वहाँ पर चीन की बहन क्लोई चीन से कहती है कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं, जिस पर चीन कहती है कि वो मर चुके हैं और अब तुम्हें भी मरना होगा। इसके बाद चीन अपनी बहन को लेकर किचन में जाती है। चीन अपनी बहन को ओवन के अंदर जाने के लिए बोलती है। उसकी बहन ओवन के अंदर चली जाती है। चीन ओवन को ऑन कर देती है। ओवन का टेम्परेचर बढ़ने पर कोल्ड रोने लगती है लेकिन चीन बाहर खड़ी होकर गाना गाती है और इस तरह चीन अपने पूरे परिवार को खत्म कर देती है। अब सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ नेथन का दिल ये सब देखकर बहुत भारी हो जाता है। तभी वो वहाँ पर पड़ी और दो डेड बॉडीज के पास जाता है जो कि दो औरतों की होती है। यहाँ फिर से नेथन उन दोनों औरतों की कहानी को फील कर सकता है जहाँ पर हम देखते हैं जूलिया को जो रो रही होती है। फिर वो उठकर अपनी बेटी क्लोई को आवाज देती है। उसकी बेटी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। फिर वो अपनी बेटी को ढूंढते हुए वॉशरूम में जाती है जहाँ हम देखते हैं कि उसकी बेटी क्लोई एक बाथ टब में होती है और वो मर चुकी होती है लेकिन जूलिया उससे ऐसे बात कर रही हो जैसे कि वो जिंदा हो। फिर वो खुद अपनी बेटी की लाश को बाथ टब से निकालती है और उसे तैयार करके चेयर पर बिठा देती है। फिर ये सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम देख सकते हैं कि जूलिया की बेटी क्लोई को उसके स्कूल में बहुत सारी लड़कियां बुली कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। क्लोई हर दिन बुली होने की वजह से काफी ज्यादा परेशान और डिप्रेस रहती है। वो जूलिया को ये सब बताना चाहती है लेकिन जूलिया खुद एक क्रिमिनल लॉयर थी। उसे ऐसे लगता था कि क्लोई धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी। एक दिन फिर तीन लड़कियां क्लोई को वॉशरूम के अंदर बुली कर रही होती है और वो उसकी गलत फोटोग्राफ्स भी ले लेती हैं जिस वजह से क्लोई बहुत परेशान होकर खुदकुशी
कर लेती है। सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हम देखते हैं कि जूलिया क्लॉय की डेड बॉडी को लेकर कहीं जा रही होती है कि अचानक उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। जूलिया अपनी बेटी क्लॉय से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो क्लॉय की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसलिए क्लॉय के मर जाने के बाद वो क्लॉय की बॉडी को जिंदा क्लॉय के जैसे रखने की कोशिश कर रही थी। और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब लोगों के जिंदगी के दुख देखकर नेथन का दिल भारी हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी वहाँ अचानक हेल का एक डीमन आ जाता है जो नेथन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो नेथन को ये भी बताता है कि वो सभी सोल्स को अपनी जगह पहुंचाने का काम करता है। तभी उसे नेथन कहता है कि उसने अपनी पत्नी को नहीं मारा है, वो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। तभी डीमन नेथन से पूछता है क्या तुम्हारी बीवी ने तुम्हें उसको मारने के लिए कहा था? जिस पर नेथन कहता है कि मैंने अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया है और उसको दर्द से बचाने के लिए उसने उसको मारा था। उसके बाद वो डीमन नेथन को एक और दरवाजे के पास लेकर जाता है और डीमन नेथन को बताता है कि अब तुम्हें 4000 साल तक इस दरवाजे के अंदर आइसोलेटेड रहना होगा ताकि उसकी सारी मेमोरीज मिट जाए और उसकी सोल प्योर हो जाए। ये सुनकर नेथन कहता है कि मैं ये सब कुछ सह नहीं पाऊंगा। जिस पर वो डीमन उसे कहता है कि उसका टाइम पीरियड खत्म होने पर वो उसको लेने जरूर आएगा। जिस जगह पर नेथन था वो एक बंद कमरे जैसा था और उस कमरे में एक रेड लाइट जल रही होती है। वहाँ पर रखे सामान के अंदर से एक और डीमन निकलता है। वो डीमन नेथन को अपना टॉय समझकर उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं कि कहीं एक हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हो रहा होता है जिसमें नेथन की आत्मा होती है। फिर हम ये देखते हैं वो जो डीमन जो हेल का मास्टर होता है वो उस डीमन का सर काट देता है जिसके अंडर नेथन था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से नेथन की सोल वहाँ से भाग गई और उसने फिर से जन्म ले लिया। आगे हम देखते हैं कि जहाँ नेथन का जन्म होता है वो डीमन उसकी सोल लेने के लिए उसका इंतजार कर रहा होता है। और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आफ्टर लाइफ का सफर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।